नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। आज बात जमीन की होगी, उस जमीन की जो कांप रही है, उस जमीन की जिसको लेकर इस देश के भीतर सियासी भूचाल आया हुआ। और संयोग ऐसा है, पड़ोस में धरती कांप रही है, लोग हैरान परेशान हैं, जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। और इन सब के बीच देश की संसद के भीतर उसी जमीन को लेकर झगड़ा हो चला है कि ये जमीन कॉरपोरेट की है या किसानों के हाथ से छीनी जा रही है। हो जो भी, आइए इस भूकंपन की कंपन को महसूस करते हुए जरा इस बात का जिक्र हो जाए कि दरअसल दो देश अगल बगल, लेकिन भूकंप आता है तो दोनों देशों के लोग उस जमीन पर खड़े होकर कांप जाते हैं। दरअसल 1985 में तैयार की गई नेपाल की नेशनल असेंबली को डेनमार्क के उसी आर्किटेक्ट ने तैयार किया जिसने सिडनी में ओपेरा हाउस की इमारत डिजाइन की। अपनी तरह के अत्याधुनिक नेशनल असेंबली को तैयार करते वक्त यह ध्यान रखा गया था कि वह भूकंपरोधी हो, यानी भूकंप सह सकता हो। लेकिन जिस तरह लाइव प्रसारण हिलते हुए नजर आया, उसने नेपाल के भीतर की उन इमारतों को कंपा दिया जो भूकंपरोधी नहीं होंगी। और वहां क्या हाल हुआ होगा, यह सिर्फ इस तस्वीर को देखकर ही समझा जा सकता है। असल में भूकंप का असर 7.4 रिक्टर स्केल पर था, लेकिन पहाड़ी इलाकों में इसका सबसे बुरा असर पड़ा। चूंकि 25 अप्रैल को आए भूकंप ने अगर बचे हुए मकानों की नींव कमजोर कर दी थी, तो आज आए भूकंप ने कमजोर नींव पर खड़े मकानों को ध्वस्त कर दिया। शायद इसीलिए काठमांडू के करीब दोलखा इलाके से जो जानकारी आई, उसमें उस क्षेत्र के 90% इमारतों के गिरने की जानकारी आई। मरे कितने, इसकी जानकारी अभी तक नहीं आई। जिस भी प्रकार की सहयोग की आवश्यकता होगी, नेपाल के बराबर भारत उसके लिए तैयार है। तो 18 दिन बाद आए आज के भूकंप में जान माल की कितनी हानि हुई होगी, इसकी जानकारी तो धीरे धीरे आ रही है। लेकिन 25 अप्रैल को आए भूकंप में 10,000 से ज्यादा घायलों की अब क्या हालत होगी, ये वाकई सोचकर ही एक त्रासदीदायक स्थिति आ जाती है। जो 5-6 बड़े बड़े शहर हैं, वहां से जो खबर आई, उसके मुताबिक 1,000 से ज्यादा लोग आज भी घायल हो गए हैं। लेकिन नेपाल के भीतर का सवाल तो यह हो चला है कि वहां हॉस्पिटल भी घायल हैं और इलाज के लिए कोई नई व्यवस्था खड़ी कैसे की जाए, इसको लेकर सरकार अब भी अधर में है। क्योंकि राहत के बीच दोबारा भूकंप ने सिर्फ नेपाल की नेशनल असेंबली को ही नहीं हिलाया, बल्कि नेपाल की तमाम जिंदगी को ही इस कदर हिला दिया है कि हर क्षण अब खौफ हर किसी को लगने लगा है। दरअसल नेपाल में भूकंप ऐसा नहीं है कि पहली बार आया, लेकिन ऐसे मौके और ऐसे दौर में आया है जिस वक्त नेपाल अपने आप को खड़ा कर रहा है। लेकिन नेपाल के भीतर एक तरफ यूरेशिया प्लेट और दूसरी तरफ भारतीय प्लेट, इसके टकराने का मतलब क्या है और उस मुहाने पर खड़ा नेपाल खुद क्या सोचता है, जरा रिपोर्ट देखिए। यूरेशिया प्लेट पर खड़ा मैं वो नेपाल हूं जो बीते 10 दिनों में 10 बार से ज्यादा इसलिए हिल गया क्योंकि भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट बार बार खुद को स्थिर होने के लिए टकरा रही है। और मैं यूरेशिया प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराव के मुहाने पर हूं। इसीलिए 1934 में चाहे यूरेशिया और भारतीय प्लेट के टकराव का केंद्र बिहार का मुंगेर शहर रहा हो, लेकिन सबसे ज्यादा जख्म तब भी मुझे ही लगे। बीती सदी में 1 लाख से ज्यादा मौतें मैंने देखी हैं और हिमालय की तराई में रहने वाले 10 लाख से ज्यादा लोगों की छत छीनने का मंजर मैंने भोगा है। I'm trying to call to my home, but network is busy. It's not reachable. I'm worried for my family. आज भी मैं सिहर उठा क्योंकि भारत की सीमा से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर नेपाल के कोडारी में रिक्टर स्केल पर 7.4 की तीव्रता के भूकंप का सबसे ज्यादा असर मेरे ही शहरों पर पड़ा है। कोडारी के अलावे 59 किलोमीटर की दूरी पर बानेपा, 62 किलोमीटर की दूरी पर पनौटी, 76 किलोमीटर की दूरी पर काठमांडू और 77 किलोमीटर की दूरी पर पाटन शहर में सबसे ज्यादा असर पड़ा। और इस दायरे में आने वाले सैकड़ों गांव तबाह हो गए। मेरी मुश्किल यह है कि पहाड़ों से घिरी मेरी जमीन भी सपाट नहीं, जिस वजह से निर्माण भी ज्यादा कच्चा है। बांस का इस्तेमाल ज्यादा किया गया।
पारंपरिक घरों को बीती सदी में भूकंप के कई झटके सहने के बाद भी मजबूत बनाए नहीं जा सके। पहाड़ भी कमजोर हुए। भूस्खलन की आशंका लगातार बढ़ी है। हिमालय जो खुद भूकंप से निकला हुआ पहाड़ है, उसका प्राकृतिक दोहन बीती सदी में इस हद तक बढ़ा। हिमालय को सुविधा और सामरिक रणनीति के तौर पर अपने अपने अनुकूल करने के लिए समूचे सुलेमान रेंज तक को प्रभावित किया गया। पूर्व की तरफ इंडो बर्मा आर्क को भी अपनी सामरिक सुविधा के लिए चारों तरफ से जिस तरह प्रभावित किया जा रहा है, उसका असर हिमालय के पूर्व पश्चिम में भी पड़ रहा है। The gate has also slanted and every pole are moving like that they will fall again. That is the thing. मेरे ऊपर तो तिब्बत प्लेटू का भी असर है, जो कि हिमालय के उत्तर दक्षिण में 1000 किलोमीटर तो पूर्व पश्चिम में 2500 किलोमीटर तक फैला है। यह बीती सदी में कई जगहों से टूटा। काकोरम और लाल नदी भी इसके दायरे में आते हैं। तिब्बत प्लेट के भीतर के गैप को भरने के लिए ही यूरेशिया और इंडियन प्लेट बार बार टकरा रहे हैं। मैंने तो तिब्बत प्लेट के साथ साथ चामन फॉल्ट को भी महसूस किया, जिसका असर पहली बार 1505 में तब उभरा जब उसने काबुल और अफगानिस्तान के इलाकों में जमीन को ही नहीं लाया बल्कि सब कुछ ध्वस्त कर दिया था। मेरी जमीन तो 1935 में भी प्रभावित हुई। याद आता है क्वेटा भूकंप। रेक्टर स्केल पर 7.6 यही मापा गया था, लेकिन पाकिस्तान का सुलेमान रेंज पूरी तरीके से हिल गया। 30 से 60 हजार लोग उस वक्त मारे गए थे। मैं तो अब यह सोचकर सिहर रहा हूं कि अगर हिंदू कुश पामीर क्षेत्र प्रभावित हुआ तब मेरा क्या होगा, क्योंकि हिमालय से लेकर पहाड़ों के भूस्खलन तक और नदियों से लेकर तालाब भी जब इसकी जद में आ जाएंगे तो फिर मेरे अस्तित्व को लेकर ही सवाल उठेंगे। तब मेरा अस्तित्व बचेगा कहां? और मेरे इर्द गिर्द वो तमाम प्लेट जिस पर खड़े दुनिया के देश सबसे ताकतवर होने के लिए मचल रहे हैं और प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके जरिए ही मैं भी तो खड़ा हूं। लेकिन अब मेरी जमीन हिल रही है तो शायद वह भी कांप रहे होंगे। कोई तो सोचेगा। नेपाल का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि भारत के पड़ोस में एक छोटा सा देश या फिर सामरिक दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण देश या फिर कहीं हिमालय की वादियों में बसा एक देश। हिमालय और इन सब से इतर नेपाल का मतलब कुछ और भी है। खुद नेपाल खुद को किस रूप में देखता है, यह भी सुन लीजिए। मैं नेपाल हूं, हिमालय की गोद में बसा नेपाल। सनातन धर्म के 8 सबसे ज्यादा पवित्र स्थलों में से एक पशुपतिनाथ मंदिर को भी अपनी पुरातन संस्कृति से जोड़े रखने वाला मैं नेपाल हूं। मेरी पौराणिक इतिहास समृद्ध है और सांस्कृतिक इतिहास गौरवशाली। हजारों बरस से अपनी ऐतिहासिक विरासत, संस्कृति और खूबसूरती पर इठलाता रहा हूं मैं। लेकिन बीते 15 दिनों में 10 से ज्यादा भूकंप के झटकों ने मेरे अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए। मैं सहमा हुआ हूं, सिर्फ इसलिए नहीं कि भूकंप की आशंकाएं डरा रही हैं। मैं खौफजदा इसलिए हूं क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी मुझे अब डराने लगे हैं। लेकिन मेरी पहचान तो हमेशा बेलौस, बेखौफ रही है। दुनिया ने भी मुझे किसी अल्लड़ बच्चे की तर्ज पर ही देखा। इतिहास के पन्नों को पलटिएगा तो नेपाल का मतलब सिर्फ सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत के तौर पर नहीं, बल्कि आधुनिक तौर पर भी नेपाल को पहचान मिली है। याद कीजिए, अमेरिकी समाज से निकला युवा हिप्पी गुस्से को पनाह और कहीं नहीं नेपाल की वादियों में मिली। लेकिन क्या कीजिएगा, भूकंप ने सब कुछ ले लिया। पोखरा, जहां पर इस फिल्म की शूटिंग हुई, पूरे तरीके से खत्म हो चला है। और दुनिया के बाजारों की असल चकाचौंध तो एशिया में सबसे पहले मैंने ही दी। कैसीनो हो या खुला बाजार, जहां दुनिया की सारी वस्तुएं मिल जाए, मॉल कल्चर तो फिर भी अब आया है। मैंने तो तब चमक दमक देखनी शुरू की जिस वक्त समूचा एशियाई समाज अपने तरीके से दुनिया को देखने के लिए खिड़की भी नहीं खोल पा रहा था। उस वक्त मेरे दरवाजे खुल गए थे। दरबार स्क्वायर इलाके की अहमियत का अंदाजा हालांकि इस बात से लग सकता है कि यहाँ नेपाल के राजाओं का निवास रहा है, लेकिन अब इसकी पहचान यही है।
400 से ज्यादा लोग पिछले भूकंप में मौत के मुंह में समा गए। नम तो अमिताभ बच्चन की आंखें भी हुई थी। दरअसल नेपाल ने हर नए प्रयोग को देखा, चाहे वो आंदोलन का प्रयोग हो, चाहे वो विद्रोह का प्रयोग हो, चाहे वो संविधान बनाने के लिए संघर्ष से जूझता हुआ नेपाल हो, या फिर राजनीतिक तौर पर हिंदू धर्म से लेकर वामपंथी दिशा में बढ़ता हुआ नेपाल। हर चीज नेपाल ने देखी है। दुनिया सैर करते हुए यहाँ पर पहुंचती है और गुलजार बाजारों में आने के बाद लोग खो जाते हैं, टूरिस्ट लालायित रहते हैं। सुई से हवाई जहाज तक सब कुछ यहीं के और यहीं के बाजार में मिलता था। कैसीनो से लेकर आधुनिक साजो सामान के बाजार में सब कुछ नेपाल ही था, यानी मैं ही था। लेकिन अब लाखों टूरिस्ट लौट चुके हैं। भूकंप ने मुझे बर्बाद कर दिया और जानकार बताते हैं कि मैं यानी नेपाल विकास की राह में एक तो नहीं बल्कि 2 सदी पीछे चला गया। विकास की पटरी पर लौटूंगा कैसे, यह भी एक सवाल है। मेरी हर मीनार ही नहीं बल्कि पारंपरिक विरासतें भी धराशायी हो चली है। लेकिन इन सब के साथ लोग टूटे ही नहीं बल्कि परिवार के परिवार खत्म हो गए। और पहली बार यह सवाल खड़ा हुआ, इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है। और इन सब के बीच अब नया सवाल यह है कि मैं दोबारा अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो पाऊंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी तो दुनिया के तमाम राहगीरों से चलती थी जो यहाँ पर आते थे। और शायद इसीलिए पिछले बरस ही यहाँ 1-2 लाख नहीं बल्कि 8 लाख टूरिस्ट पहुंचे थे। और इस त्रासदी के बाद ये संख्या घटते घटते अब खत्म हो चली है। यहाँ जो पहुंचता है राहत के लिए पहुंचता है और राहत के गीत गाते हुए पहुंचता है, जो मेरे लिए दर्द भी है लेकिन मेरा संगीत भी यही है, क्योंकि मैं नेपाल हूं और अब भूकंप में बदल गया हूं। तकरीबन 10 घंटे पहले आए भूकंप के इस दौर में क्या कुछ और नई चीजें निकल कर आ रही हैं, जानकारी के लिए सीधे चलते हैं सईद अंसारी के पास। नेपाल में आए भूकंप ने एक बार फिर से न सिर्फ नेपाल बल्कि भारत में भी लोगों को डरा कर रख दिया है। 55 लोगों की मौत की खबर अभी तक आ रही है। आशंका और इस आंकड़े के बढ़ने की 34 लोग अकेले दोलखा में मारे गए हैं। सबसे ज्यादा तबाही हुई है सिंधुपाल चौक में, भूस्खलन हुआ है और कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। भारत में 17 मौतें, 39 घायल। अकेले बिहार में सबसे ज्यादा नुकसान 16 की जाने गई हैं। लेकिन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए। सबसे ज्यादा प्रभावित रहा बिहार, 16 लोग मारे गए। उत्तर प्रदेश में 1 की खबर आई है। लेकिन दिल्ली में लोग घबराए, डरे हुए थे। 1 घंटे में 3 भूकंप आए थे, लेकिन असर जो हुआ वो नेपाल के भूकंप में सबसे ज्यादा हुआ और हमारे यहां उसका असर हुआ। हालांकि अफगानिस्तान में भी असर हुआ। ये बिल्डिंग, तस्वीरें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। भूकंप का यह असर था कि एक अच्छी खासी लंबी चौड़ी बिल्डिंग भूकंप की वजह से जमीन दोज हो गई। तो यह था अभी तक का अपडेट। और दूसरी तरफ लड़ाई हिंदुस्तान के भीतर उस जमीन को लेकर जिस जमीन पे खेती हो या फिर विकास के लिए उद्योगों के हवाले कर दिया जाए। आज राहुल गांधी राजनीति का ककहरा नए डिजाइन में पढ़ते हुए नजर आए और लगा लोगों के मर्म को छू रहे हैं। दरअसल राहुल जिस बात का जिक्र कर गए, याद कीजिए या पन्नों को पलटिए तो पिछले बरस कमोवेश चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी प्रधानमंत्री बनने के लिए कुछ इसी तरीके की आवाज लगाते थे। लोगों की भावनाएं उनके साथ जुड़ जाती थी। तो क्या यह मान लिया जाए जो सत्ता में आता है वो अलग हो जाता है और जो विपक्ष में रहता है वो कहीं जनता के करीब रहता है? हमेशा और हर वक्त यही स्थिति रही है। खेती की जमीन का सवाल और राजनीति का ककहरा, दरअसल राहुल गांधी के लिए दोनों एक तर्ज पर चल पड़े हैं। क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से राजनीतिक तौर पर अब किसानों के सवाल को लेकर सरकार पर हमला ही नहीं कर रहे बल्कि आम जनता के मर्म को पकड़ रहे हैं, वह मोदी सरकार ने कभी सोचा ना होगा। क्योंकि राहुल गांधी जिस तर्ज पर विरोध की राजनीति करते हुए सरकार को संसद के भीतर घेर रहे हैं, वो घेरने से ज्यादा उस मर्म को छूना हो चला है जिसे चुनाव के वक्त नरेंद्र मोदी छुआ करते थे। याद कीजिए तो आज संसद में भूमि अधिग्रहण को लेकर जो सवाल राहुल गांधी ने उठाए, इसी तर्ज पर नरेंद्र मोदी भी चुनाव प्रचार करते हुए लोगों की भावनाओं को अपने साथ जोड़ लेते। अगर हम वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे तो हमारा किसान बर्बाद हो जाएगा। तो अब सवाल 3 है। पहला, क्या विपक्ष में रहकर ही जनता की नब्ज पकड़ी जा सकती है? दूसरा, क्या सत्ता में आने के बाद जनता को सत्ता अपने अनुकूल नहीं लगती? और तीसरा, क्या सत्ता की नीतियों पर हमेशा
विपक्ष के बोल भारी पड़ते हैं। ध्यान दें तो राहुल के तेवर बिल्कुल नए इसलिए लग रहे हैं क्योंकि राहुल ने राजनीति की शुरुआत ही नहीं बल्कि बीते 10 बरस सत्ता में रहते हुए सुधार की राजनीति करनी भी चाहिए तो वो इसमें फिट नहीं बैठे, क्योंकि राहुल गांधी की सत्ता थी, कांग्रेस की सत्ता थी। लेकिन अब राहुल गांधी के पास खोने को कुछ नहीं, सत्ता भी उनके पास नहीं, और ऐसे में आम आदमी को हमेशा एक नायक की तलाश होती है जो उनकी बात कहे। भारत की राजनीति की मुश्किल सबसे बड़ी यही है कि जनता को हर बार नायक तो मिलता है लेकिन सत्ता में जाते ही वो बदल जाता है। और ये बात कांग्रेस के साथ भी रही और मौजूदा वक्त में राहुल जिस तर्ज पे हमला कर रहे हैं उसमें भी यही बात निकल कर आ रही है, क्योंकि राहुल गांधी वही बात कह रहे हैं जो कभी विपक्ष में रहते हुए बीजेपी कहती थी, या फिर बीजेपी सत्ता में आने के बाद राहुल गांधी को मौका दे चुकी है कि वह भी विपक्ष की राजनीति करते हुए अपने को पजा ले। मुश्किल यह है कि किसान, मजदूर और खेती की जमीन के लिए वाकई देश के सामने कोई ब्लूप्रिंट है ही नहीं। विकास पूंजी निवेश पर टिका है, देश का विकास दर निवेश के जरिए होने वाले विकास पर टिका है, और उससे जो पूंजी बचेगी उसके जरिए किसान या सिंचाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने की बात कमोवेश हर सरकार खुले तौर पर करती रही है। यानी जो भूमि अध्यादेश राज्यसभा की वजह से रुका हुआ है उसमें जितनी देरी होगी उसके आने वाले वक्त में संकेत यही निकलेंगे कि कोई अपनी जमीन बचा रहा है और कोई अपनी जमीन गंवा रहा है। गंवा कौन रहा है और पाएगा कौन, ये राजनीति अभी और तेज होगी, सिर्फ इंतजार कीजिए।